आज हम लोग दो पॉइंटों पे अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट होगा हड़प्पा सभ्यता। पहले पॉइंट पे हम लोग अध्ययन करेंगे हड़प्पा सभ्यता का पतन। पतन कैसे हुआ, नंबर 1 पॉइंट होगा। दूसरे पॉइंट पे हम लोग करेंगे कि नगरी सभ्यता क्यों कहा जाता है, प्रथम नगरी क्रांति क्यों, प्रथम नगरी क्रांति क्यों, यानी क्यों इसे प्रथम नगरी क्रांति कहा जाता है। इन दोनों चीजों पे हम लोग डिस्कस करने वाले। तो पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो पहला हेडिंग आप लोगों का होगा पतन, हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन। देखिए, जब भी कोई सभ्यता का जब निर्माण होता है तो सभ्यता के निर्माण में भी एक क्रमिक विकास देखा जाता है। यानी कोई भी सभ्यता एकाएक नहीं बन जाता। उस सभ्यता का जो विकास होता है, विकास में एक लंबा समय लगता है और लंबे समय के बाद एक सभ्यता उच्च स्तर पे पहुंचती है। ठीक वैसे ही किसी सभ्यता का पतन भी एकाएक नहीं होता। नहीं पतन का कोई एक कारण होता है, यानी कि सभ्यता का पतन नहीं एकाएक होता है और नहीं पतन का कोई एक कारण होता है, बल्कि किसी भी सभ्यता के पतन के लिए कई कारण जिम्मेदार होते हैं। इस वजह से जब हम हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन लोगों ने कई कारण माने हैं। यानी कुछ इतिहासकारों ने माना कि यहाँ पे प्रशासनिक कमजोरी था, कुछ इतिहासकारों ने जलवायु परिवर्तन को माना। ऐसे अलग अलग इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के अलग अलग कारण बताए, लेकिन किसी भी इतिहासकार के सिर्फ एक मत से सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि किसी सभ्यता का पतन सिर्फ एक कारण से नहीं होता, बल्कि उसके साथ कई कारण जिम्मेदार होते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा कारण जरूर होता है जो उस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना जाता है। इसको ध्यान रखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिए हम क्या समझा रहे हैं। यानी पतन के कोई एक कारण नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा कारण होगा जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा। यानी पतन के तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता होगा पतन को। इस वजह से सर्वमान्य मत वही होता है कि सबसे ज्यादा किसने प्रभावित किया या किस वजह से सबसे ज्यादा पतन का कारण कौन सा है। और कोई कारण ऐसा होता है जो बहुत ही कम प्रभावित होता है, तो उसे माना जाता है कि यह सर्वाधिक अमान्य मत है। यानी इस आधार पे तो कहा नहीं जा सकता। तो जब हम पतन की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण रहे हैं। कई कारणों में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि किसी भी सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं होता। आप लोग लिखते जाइए, किसी भी सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं होता, कोई एक कारण नहीं होता, बल्कि सामूहिक रूप से कई कारण जिम्मेदार होते हैं। परंतु अलग अलग इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन का, हड़प्पा सभ्यता के पतन का विभिन्न कारण माने हैं, विभिन्न कारणों को मानते हैं जो इस प्रकार है। तो हम लोग देख लेते हैं। पहली बात हमने क्या बताया, किसी भी सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं होता, कई सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। लेकिन अलग अलग इतिहासकारों ने कई कारणों को माना है, सभी लोगों ने अलग अलग कारण माने हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन इतिहासकारों ने कौन कौन से कारण माना है। यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि अभी सर्वाधिक जो मान्य मत है वो कौन सा है, किसे सबसे सटीक माना जाता है कि यही एक मुख्य कारण रहा होगा। तो इसे हम लोग देख लेते हैं। फिर सर्वाधिक अमान्य मत कौन है उसे भी हम लोग देखेंगे।
तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला कारण हम लोग देखेंगे, आप लोग हेडिंग डालेंगे नंबर 1। तो पहला कारण हम लोग देखेंगे बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण या जिसे बोला जाता है बाहरी आक्रमण। जब बाह्य आक्रमण की बात किया जाए तो ध्यान रखिए, बाह्य आक्रमण को 3 इतिहासकारों ने माना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो कारण था वो बाह्य आक्रमण था, जिसमें सबसे मुख्य इतिहासकार है, उनका नाम है मार्टिमर व्हीलर, उसके बाद गार्डियन चाइल्ड और प्रोफेसर पिगट। इन 3 लोगों ने माना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य कारण क्या था वो था बाह्य आक्रमण था। हम बताएंगे रीजन क्या था। तो प्रमुख प्रवक्ता जो थे बाह्य आक्रमण के वो थे मार्टिमर व्हीलर और इनका समर्थन किया था, देखिए बाह्य आक्रमण के सबसे प्रमुख जो प्रवक्ता थे वो मार्टिमर व्हीलर थे, लेकिन इनका समर्थन किसने किया था? गार्डियन चाइल्ड और प्रोफेसर पिगट, 2 लोगों ने समर्थन किया। इनका समर्थन किया गार्डियन चाइल्ड और प्रोफेसर पिगट ने। प्रोफेसर पिगट ने समर्थन किया। एक तथ्य और ध्यान रखिए, यही जो प्रोफेसर पिगट साहब थे, इन्होंने ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बोला था। तो यहीं पे आप लोग लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिएगा, नोट करके। प्रोफेसर पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। जुड़वा राजधानी, ये नोट में रहेगा। एक अलग तथ्य कभी कभी पूछ देता है कि जुड़वा राजधानी किसने बोला, तो प्रोफेसर पिगट ने बोला। अब इनका देखिए, इनका मत क्या था, बस यहाँ पे नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। इन्होंने जो इनका रीजन क्या था बाह्य आक्रमण का, तो ये लोग बताते हैं, जैसे प्रोफेसर जो मार्टिमर व्हीलर थे, इन्होंने हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से कई सारे कंकालों की खोज की, यानी कि मानव के कंकाल थे, वहां पे बच्चों के थे और स्त्रियों के कंकाल थे, यानी मानव, बच्चे और स्त्रियों के ढेर सारे कंकाल इन्होंने खोजा। फिर कंकाल खोजने से जो कंकालों पे जो घाव के निशान बने हुए थे, वो धारदार हथियार होते हैं, यानी कि जिसपे धार लगा होता है, तो धारदार हथियारों से उस पे निशान पड़े हुए हैं, उस पे चोट करने का। यानी जो कंकाल है वो कंकालों पे धारदार हथियारों से मार करने का निशान है। तो इन्हें लगा कि शायद बाह्य आक्रमण हुआ होगा, उनके ऊपर बाहरी आक्रमण हुआ होगा, जिस वजह से उन्हें धारदार हथियारों से मारा गया और पूरी सभ्यता समाप्त हो गई। लेकिन बाद में यह पाया गया कि जो हड्डियां मिली हुई है, महिलाओं की जो हड्डियां मिली हुई है, महिलाओं के जो कंकाल मिले हुए हैं, उन कंकालों में सोने के जो आभूषण है वो लिपटे हुए हैं। तो ऐसा भी माना गया कि अगर सोने के आभूषण लिपटे हुए हैं तो ये धारदार हथियारों से जो वार किया गया है, ये लुटेरे नहीं थे। अगर लुटेरे होते तो सोने का जो आभूषण है वो आभूषण छीन ले जाते, निकाल ले जाते, लेकिन आभूषण लगे हुए हैं, तो जिस वजह से माना गया कि शायद ये बाहरी आक्रमण रहा होगा। लेकिन बाद में मार्टिमर व्हीलर ने बताया कि बाहरी आक्रमण से ये जो है कि ये बाहरी आक्रमण से नहीं हुआ है, बल्कि ये जो कंकाल मिले हुए हैं, ये कंकाल आपसी रंजिश का वजह था। आपसी रंजिश की वजह से आपस में लड़े और मर गए। किस वजह से? क्योंकि ये जो कंकाल मिलते हैं यहाँ से, इन कंकाल अलग अलग स्थानों से मिले हैं और अलग अलग समय के हैं, जिससे यह पता चलता है कि वास्तव में बाहरी आक्रमण से ये कंकाल बाहरी आक्रमण की वजह से नहीं प्राप्त हुए हैं, इनके ऊपर हमला नहीं किया गया है, बल्कि आपसी रंजिश की वजह से इन्होंने लड़े और लड़ करके मर गए। तो बाद में यही मार्टिमर व्हीलर, जो बाह्य आक्रमण का सबसे बड़ा समर्थन करते हैं, बाद में जब इन्होंने और ज्यादा रिसर्च किया तो बाहरी आक्रमण के प्रवक्ता ये जो अपने आप को अलग कर लेते हैं, यानी खुद बोलते हैं नहीं, हम नहीं मानते हैं कि बाहरी आक्रमण की वजह से सभ्यता का अंत हुआ। ध्यान रखिए, यानी कि यह माना गया कि बाहरी आक्रमण की सभ्यता का अंत हुआ, बाहरी आक्रमण की वजह से हड़प्पा सभ्यता अंत होती है, उसका शुरुआत मार्टिमर व्हीलर ने किया और बाद में खुद मार्टिमर व्हीलर ही यहाँ से हट जाते हैं कि नहीं, बाहरी आक्रमण की वजह से सभ्यता का अंत नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने माना कि जो कंकाल हम यहाँ से खोजे हुए हैं वो कंकाल अलग अलग समय के हैं और अलग अलग स्थान से प्राप्त हुए हैं। लेकिन फिर भी
यह माना जाता है, कुछ लोगों ने यह माना कि यहाँ पे जो बाहरी आक्रमण हुए वो आर्यों के द्वारा किए गए थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बाद आर्य द्वारा वैदिक सभ्यता का निर्माण होता है। तो यह भी माना गया कि आर्यों का टाइम अलग होता है और इनका टाइम पीरियड अलग है। तो यह माना गया कि यह जो आर्य आक्रमण की बात की जाती है वह भी पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं है, लेकिन शुरुआती चरणों में कुछ परसेंटेज इस पे माना जाता है कि शायद आर्य आक्रमण से सभ्यता का अंत हुआ है। ठीक, इसको लिख लीजिए आप लोग। कैसे लिखेंगे, इसी में लिखना है। तो इसमें लिखेंगे आप लोग कि मॉर्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता से मॉर्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से 42 कंकाल प्राप्त किए। 42 कंकाल प्राप्त किए, जिस पर धारदार हथियारों से आक्रमण किया गया है। इस आधार पर बाह्य आक्रमण को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना गया। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना गया। रीजन हमने बता दिया। तो यहाँ पे आपको बस इतना ही जानना है कि बाह्य आक्रमण को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना गया, लेकिन बाद में यह जो मत था वो खंडित हो जाता है। कैसे? क्योंकि जो कंकाल प्राप्त हुए वो कंकाल अलग अलग स्थानों से मिले और अलग अलग टाइम पीरियड के मिले। दूसरी चीज यह माना गया कि जो अलग अलग टाइम पीरियड से मिले, अलग अलग स्थानों से मिले हैं, और उसके बाद इन कंकालों में महिला के जो कंकाल है वहां पे सोने के आभूषण लिपटे हुए हैं। तो जिससे यह माना गया कि आपसी रंजिश की वजह से इन्होंने लड़ा और आपसी रंजिश के कारण ही ये कंकाल अलग अलग स्थानों पे प्राप्त होते। तो माना गया कि यह जो मत था यह मत किस आधार पर खंडित हो जाता है कि यह अलग अलग कंकाल अलग अलग समय मिलते हैं। महिलाओं के जो कंकाल है वहां पे सोने के आभूषण जो है कि लिपटे हुए हैं महिला कंकालों से। तो यह मान लिया गया है कि यह आपसी रंजिश की वजह से आपस में लड़े हुए हैं, खंडित हो गया इस आधार पे। अब दूसरा कारण माना गया जलवायु परिवर्तन को। अब इसमें कौन कौन से लोग हैं समझ पा रहे हैं आप लोग? यहां से देखिए आप लोगों को याद क्या रखना है। मेंस में ये प्रश्न आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण है। तो आप लोग बस एक एक पॉइंट में दो पॉइंट में लिखेंगे ताकि बड़े आंसर लिखने नहीं होते। तो दूसरा जो कारण माना गया वह माना गया जलवायु परिवर्तन। यहां आपको ध्यान रखना है इतिहासकारों का नाम कि कौन से इतिहासकार ने किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना है। क्योंकि आईएएस में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तरफ देगा हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण, दूसरी तरफ देगा इतिहासकार का नाम, मिलाने के लिए ऐसा आता है। पीसीएस में भी प्रश्न इस प्रकार से आते हैं। तो जलवायु परिवर्तन की बात किया जाए तो इसमें अमलानंद घोष और आरएल स्टाइन दो ऐसे लोग हैं जो जलवायु परिवर्तन को हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण मानते हैं। कौन? अमलानंद घोष और आरएल स्टाइन। इन सब इतिहासकारों के बारे में हम लोग जो स्थल पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने चर्चा किया था। तो इन लोगों ने क्या माना कि जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। कारण क्या था? इन्होंने बताया कि ये पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे, यानी कि ईंट पकाने की विधि ये जानते थे। तो ईंट पकाने के लिए इन्होंने जो वन थे इन्होंने वनों का विनाश किया, वनों की कटाई किया, जिससे कि प्रकृति के द्वारा जो जल चक्र जो बना होता है वनों की वजह से वह जल चक्र टूट गया और जल चक्र टूटने से सूखा पड़ गया। यानी सूखा पड़ने की वजह से यहाँ पे उत्पादन कार्य पूरी तरीके से ठप हो गए, जिस वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया। तो जलवायु परिवर्तन में क्या कारण आ गया? जलवायु परिवर्तन में है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जल चक्र टूट गया, जिससे सूखा पड़ा और सभ्यता का
तो जलवायु परिवर्तन को कितने लोगों ने माना? अमलानंद घोष और ऑरेल स्टाइन ने। कारण हमने बताया कि आखिर ये जलवायु परिवर्तन होता है क्यों? जल तट टूटने का रीजन क्या होता है कि इन्होंने वनों का विनाश किया, जो जंगल थे उसको काटा, और जंगल काटने की वजह से ही जल चक्र टूट जाता है। बस ये चीज ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे हम लोग आते हैं जो सभ्यता के पतन का कारण माना गया। तीसरे नंबर पे है प्रशासनिक कमजोरी। तीसरा नंबर होगा प्रशासनिक कमजोरी। अब प्रशासनिक कमजोरी की हम लोग बात करें, इसमें प्रोफेसर राइल्स एक इतिहासकार हैं जिन्होंने माना कि प्रशासनिक कमजोरी की वजह से यह सभ्यता अंत हो गया। कैसे? पहले आप लोग यहां पे लिखिए तो हम समझा रहे हैं प्रशासनिक रीजन क्या हो। इसके प्रवक्ता थे प्रोफेसर राइल्स। प्रोफेसर राइल्स ने दिया, इन्होंने बताया कि जब प्रशासनिक स्तर पे किसी देश में जो प्रशासन और सरकार जब कमजोर होता है तो प्रशासनिक कमजोरी की वजह से उस देश में या किसी भी सभ्यता में, किसी भी राज्य में भ्रष्टाचार और अन्याय बढ़ता है। इन्होंने बताया कि प्रशासनिक कमजोरी की वजह से, ये क्या बताते हैं, प्रशासनिक कमजोरी की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता है। भ्रष्टाचार बढ़ता है। नंबर 1, जब भ्रष्टाचार जब बढ़ेगा तो भ्रष्टाचार बढ़ने से अन्याय भी बढ़ेगा। तो भ्रष्टाचार बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है। टैक्स प्रणाली जो चल रही थी, कर प्रणाली, यानी कर प्रणाली समाप्त हो जाएगी, जिससे कि प्रशासन चलता है। कर प्रणाली समाप्त होगा। इस प्रकार भ्रष्टाचार, अन्याय, कर प्रणाली समाप्त होने से पूरे समाज में क्या होगा? मत्स्य न्याय फैल जाएगा। पूरे समाज में क्या होगा? मत्स्य न्याय फैल जाएगा, जिससे सभ्यता का अंत हो जाएगा। इसे एक बार अच्छे से समझिए। प्रशासनिक स्तर पे जब हम लोग देखते हैं कि जब किसी भी साम्राज्य में जब प्रशासनिक लेवल पर शिथिलता होती है तो प्रशासन जब कमजोर होता है तो वहां पे भ्रष्टाचार फैलता है। भ्रष्टाचार, करप्शन अपने जोरों पे पहुंच जाता है। जब करप्शन पहुंचता है तो करप्शन के साथ साथ अन्याय भी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अन्याय बढ़ने की वजह से जो टैक्स प्रणाली चल रही थी, जो प्रशासन टैक्स लेकर के पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित कर रहा था, वह कर प्रणाली भी समाप्त हो जाती है। जब कर प्रणाली समाप्त होगा तो जो व्यापार चल रहे थे किसी भी देश में, किसी समाज में, वह व्यापार भी समाप्त हो जाएगा। और इस प्रकार की जितनी घटनाएं घटेंगी वह समाज में मत्स्य न्याय को जन्म देंगी। मत्स्य न्याय का मतलब होता है जो शक्तिशाली व्यक्ति है वह कमजोर व्यक्तियों को मारेगा, यानी कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछलियों को खा जाएगा। इसी को बोलते हैं मत्स्य न्याय, जहां पे न्याय और अन्याय की बातें नहीं होंगी बल्कि शक्ति ही न्याय का स्रोत हो जाता है। जो शक्तिशाली है वह जो कमजोर वर्गों पे जितना भी अन्याय करेगा वही माना जाता है न्याय। और ऐसी समाज बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती जहां पे मत्स्य न्याय व्याप्त हो। इसलिए माना गया कि मत्स्य न्याय आने से ही हड़प्पा सभ्यता क्या हो गया? पूरी तरीके से समाप्त हो गया, पतन हो गया। क्लियर है? आप लोग समझ पा रहे हैं इसे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले कारण पे देखते हैं। अगला कौन सा कारण है जो हड़प्पा सभ्यता? तो अगला कारण माना गया महामारी को। काफी इंपॉर्टेंट कारण है, इसमें भी इसे भी माना जाता है। तो अगला कौन सा नंबर होगा? 3 हो गया है। चौथा नंबर महामारी। अगर महामारी की बात किया जाए तो महामारी कारण की बात एक अमेरिकी इतिहासकार थे जिनका नाम था KUR कैनेडी। इन्होंने महामारी को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना है और इन्होंने कुछ साक्ष्य भी दिए हैं, वो साक्ष्य की भी हम लोग बात कर लेंगे। तो इसके जो प्रमुख प्रवक्ता थे KUR कैनेडी, ये जो है USA के इतिहासकार थे। इन्होंने महामारी को बताया कि महामारी की वजह से सभ्यता का अंत होता है और इसके लिए इन्होंने बताया कि मोहनजोदड़ो से मलेरिया का साक्ष्य प्राप्त होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से मलेरिया का साक्ष्य मिलता है। मोहनजोदड़ो से मिला कि मलेरिया, हमें पता है कि मलेरिया पहले प्राचीन काल में या कुछ सालों पहले, अगर 30-40 साल पहले जाएंगे तो उस समय भी मलेरिया को एक महामारी का रूप के तौर पे जाना जाता था। और ये जो मलेरिया है उस समय कई देशों को प्रभावित किया था।
यानी कि जब मलेरिया की बात करें तो पिछले सालों में, बस पिछले 50-60 साल पीछे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे मलेरिया की वजह से कई सारे देशों में बड़ी बड़ी मौतें हुई हैं, काफी लोग मरे। भारत में भी एक समय ऐसा था जब मलेरिया का प्रकोप था, बहुत तेजी से मलेरिया फैला और काफी लोगों ने मलेरिया से अपनी जान गंवाई। तो इसी वजह से महामारी को कैनेडी ने बोला कि मोहनजोदड़ो में मलेरिया का साक्ष्य मिला है, जिस वजह से ढेर सारे लोग प्रभावित हुए और मर गए। इसके अलावा इन्होंने बताया, एक महामारी का और चर्चा किया, इन्होंने बताया कि कालीबंगा से लकवाग्रस्त बालक का साक्ष्य मिलता है। कहां से? कालीबंगा से। कालीबंगा से लकवाग्रस्त बालक का साक्ष्य मिलता है। इस आधार पे कैनेडी साहब ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किस वजह से हुआ? महामारी से हुआ। अब हम लोग आते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अगला जो पॉइंट होगा 5वां नंबर पे, कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के कारण, 5वां होगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। यानी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन ये कहां होगा? जलवायु में होगा, जहां पे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहां पे बताया गया, जैसे कि एक इतिहासकार है जिसका नाम है द्वितीयोवा, इन्होंने ही बताया कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। तो ये इतिहासकार हैं द्वितीयोवा। इन्होंने बताया कि वहां पे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में, वहां पे इस प्रकार से जलवायु में भौतिक और रासायनिक चेंजिंग होता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे आज हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो इन्होंने वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग को ही बताया कि इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? पर्यावरण का जो तापमान है बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। इन्होंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उस सभ्यता का अंत होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के दौरान ये बताते हैं कि जो तापमान है वो तापमान 1500 सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इन्होंने बताया कि 1500 सेल्सियस तक तापमान बढ़ गया, जिस वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन यह जो मत है, इस मत को खंडित कर दिया गया और माना गया कि यह जो मत है सर्वाधिक अमान्य मत हो गया। यानी इस मत पे जरा सा भी मान्यता नहीं रही, ये पूरी तरीके से सर्वाधिक अमान्य मत हो गया। सर्वाधिक अमान्य। सारे मतों में अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा, बाढ़ आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, प्रशासनिक शिथिलता, महामारी, यहाँ पे कुछ न कुछ सच्चाइयां हैं, कुछ ही % लेकिन माना जाता है कि वो भी कारण है। लेकिन ये जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की बात की गई तो ये सबसे अमान्य मत है। क्यों? आप खुद समझिए कि जिस भी क्षेत्र में या जहां कहीं भी 1500 डिग्री सेल्सियस का तापमान होगा, 1500 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे कोई भी चीज बचेगा ही नहीं, सब कुछ जल करके राख हो जाएगा। लेकिन हमें यह पता है कि हड़प्पा काल में हमें वहां से मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, जेवर मिलते हैं, मोहर मिलते हैं, खुदाई के दौरान ढेर सारे सामान मिलते हैं। जाहिर से मतलब है कि ये 1500 तापमान नहीं रहा होगा, पहली बात। दूसरी चीज, अगर 1500 सेल्सियस तापमान होता है तो ये जरूरी नहीं कि इतना तापमान सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के आकाश पे ही छाएगा। उसके आसपास और भी ढेर सारी सभ्यता थी। उसमें मिस्र की सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो क्या वहां पे ये तापमान का असर नहीं हुआ? सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के आसमान पे ही 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इस आधार पर मान लिया गया कि यह मत पूरी तरीके से क्या हो गया? अमान्य हो गया। राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नदी मार्ग में परिवर्तन। अगला जो मत है उससे माना गया कि नदियों ने मार्ग का परिवर्तन कर लिया, तो परिवर्तन होने की वजह से ही हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। तो ये होगा 6वां नंबर पे, नदी मार्ग में परिवर्तन। अगर इसके प्रवक्ता की बात करें तो इसमें जो है कि G.F. डेल्स और D.R. साहनी, दो इतिहासकार हैं। साहनी साहब भारत के हैं और डेल्स साहब यूएसए के। तो इसमें एक इतिहासकार है G.F. डेल्स, जिसका नाम है G.F. डेल्स, ये यूएसए के हैं। और दूसरे इतिहासकार हैं D.R. साहनी, जो भारत के हैं। इन लोगों ने माना कि नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। नदी मार्ग में परिवर्तन कैसे होगा?
कि नदियों का पानी बढ़ने से नदी जो है अपने जिस मार्ग से बह रही थी, पानी जब ज्यादा हुआ तो उन्होंने मार्ग चेंज कर लिया। यानी पहले मान लेते हैं कि नदी का मार्ग ये था, इस तरीके से पानी बह रहा था यहाँ पे, लेकिन पानी बहुत ज्यादा हुआ तो नदी इधर से भी पानी बहने लगा, इधर भी पानी जाने लगा, यानी कई तरफ पानी जाने लगा। इस वजह से पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया। पानी बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो लोग रह रहे थे, यहाँ पे जो लोग रह रहे थे, ये लोग रह रहे थे, ये लोग क्या हो गए, पूरी तरीके से वहां से विस्थापित हुए। और विस्थापित होने के दौरान ही माना गया कि ये नष्ट हो गए। इस वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत मान लिया गया। तो इसमें माना गया कि नदी मार्ग में परिवर्तन, और इसका साक्ष्य भी यहाँ पे कुछ मिलता है, जैसे कि कालीबंगा। डेल्स ने कालीबंगा से बताया कि कालीबंगा हम लोग देख रहे थे, राजस्थान में कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे। तो घग्गर नदी ने अपना जो है कि मार्ग बदला, तो कालीबंगा का विनाश हो गया। फिर साहनी साहब ने हड़प्पा बताया कि हड़प्पा जो सिंधु नदी के किनारे थी, वह जो मार्ग बदला है तो वहां से वो विनष्ट हो गया। यहाँ पे दोनों लोगों ने दो साक्ष्य दिए। पहला साक्ष्य दिए कालीबंगा का, डेल साहब ने बताया कि कालीबंगा नदी मार्ग से समाप्त हुआ। दूसरा हड़प्पा, और हड़प्पा को बताया साहनी ने कि ये जो दोनों स्थल थे, ये नदी मार्ग में परिवर्तन होने की वजह से यहाँ के जो सभ्यता थे, यहाँ के जो लोग थे, वो नष्ट हो गए या उनका पतन हो गया। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है बाढ़। आखिरी है, कौन सा नंबर होगा, 7वां नंबर, बाढ़। बाढ़ की बात की गई कि बाढ़ की वजह से भी इस सभ्यता का अंत हुआ। इसके जो प्रवर्तक हैं, मार्शल हैं, मैके हैं और SR राव, 3 लोग हैं, जॉन मार्शल, मैके और SR, अर्नेस्ट मैके, इनका पूरा नाम लिख लीजिए आप लोग, अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके एवं SR, ये 3 लोगों ने बाढ़ को बताया कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बाढ़ था। रीजन क्या था, इन्होंने मोहनजोदड़ो के उत्खनन के दौरान देखा कि मोहनजोदड़ो का जो आवास है वो बदल रहा है। जैसे कि समझिए इसे, इन्होंने क्या बताया कि मोहनजोदड़ो जब उत्खनन जब ये किए था, ये देख रहे हैं कि आवास धीरे धीरे एक किनारे मतलब बदल रहे हैं। पहले आवास यहाँ होता था, फिर आवास यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ। तो ये बताया गया कि जैसे जैसे नदियों के पानी में बाढ़ बढ़ता था, नहीं बाढ़ आता था, फिर आवाज जैसे नदी के पानी में बाढ़ आया, बाढ़ आने से जब पानी यहाँ तक गया तो इन्होंने आवाज को बढ़ा लिया, आगे यहाँ आवाज बना लिया। फिर दूसरे साल बाढ़ आता है तो पानी और ज्यादा आता है तो इन्होंने आवाज को यहाँ बना लिया। फिर पानी और ज्यादा आता है तो इन्होंने आवाज को यहाँ बना लिया। यानी कि जिस प्रकार से पानी बढ़ रहे थे, बाढ़ आ रहे थे, तो ये और ऊंचाई पे आवास बना रहे थे, यानी ऊंचे स्थानों पे आवास बना रहे थे। लेकिन बाढ़ का पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ जो ऊंचाई वाले स्थान पे भी पहुंच गया, जिस वजह से वो पूरी सभ्यता, वहां के सारे लोग क्या हुए, उस नदी बाढ़ में बह गए, नदी बाढ़ में डूब गए। इस वजह से मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एसर राय ने माना कि नदियों में बाढ़ की वजह से ही इस सभ्यता का अंत हुआ है। और ध्यान रखिए, आज सबसे सर्वमान्य मत यही है, बाढ़। इसमें थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए। तो बाढ़ का वजह क्या था, यहां लिखेंगे, मार्शल ने मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो से बदलते आवास का साक्ष्य प्राप्त किया है। बदलते आवास का साक्ष्य प्राप्त किया जो बाढ़ के कारण समाप्त हो गए। बदलते आवाज समझ रहे हैं, यानी कि ऊंचाई के स्थानों पे हर साल आते थे, लेकिन लास्ट में एक ऐसा समय आया कि वो भी नहीं रह पाया, पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो ऐसा कहां पे, सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो कहां थी, सिंधु नदी किनारे था। तो वहां सिंधु नदी किनारे जो है हड़प्पा था रावी नदी किनारे, ये ध्यान रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, सिंधु नदी में ऐसा पाया मार्शल ने। फिर ऐसे ही जो SR राव थे, उन्होंने पाया कहां से, लोथल से। SR राव ने लोथल से पाया कि आवाज बदल रहे। लोथल भी भोगवा नदी के किनारे था, तो उस नदी में भी, उसमें भी बाढ़ आया, उससे भी डूब गए। फिर अर्नेस्ट मैके ने चनहुदड़ो से पाया। अर्नेस्ट मैके
ने चरहुदड़ों से ऐसा साक्ष्य पाया। आज यहां पे हम लोग लास्ट में लिख लेंगे वर्तमान में सर्वाधिक मान्य मत यही है। अगर प्रश्न कभी आता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन निम्न में से किस कारण से हुआ और सभी कारणों को दिया हो, 3-4 कारणों को दिया हो, तो सबसे मान्य मत है बाढ़, तो हमारा आंसर होगा बाढ़। इससे पहले हमने शुरू में ही बता दिया कि किसी भी सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं होता, बल्कि कई कारण जिम्मेदार होते हैं, लेकिन उसमें से एक कारण सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन में भी कई कारण रहे, बाह्य आक्रमण भी माना जाता है, जलवायु परिवर्तन, प्रशासनिक शिथिलता, महामारी, नदी मार्ग में परिवर्तन, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया उस पतन के सभ्यता के पतन में वह रहा बाढ़। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? बाढ़। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे कि इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता या प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहा गया। प्रथम नगरीय क्रांति क्या क्या शर्तें हो सकती हैं? किसी भी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहने के लिए कुछ शर्तों की आवश्यकता होती है। तो पहली शर्त हम लोग देखेंगे। पहला जो शर्त होगा किसी सभ्यता को नगरीय कहने के लिए कि वहां पे व्यापार एवं व्यवसाय होना चाहिए। व्यापार एवं व्यवसाय। जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ पे ढेर सारे व्यापार एवं व्यवसाय थे, यानी काफी उद्योग थे यहाँ पे। जैसे कि सबसे उनका फेमस उद्योग क्या था आप लोगों को याद है? जब हम आर्थिक स्थिति पढ़ रहे थे तो वहां पे उद्योगों की बात कर रहे थे। इनका कपड़ा उद्योग फेमस था, कपड़ा उद्योग, ईंट निर्माण उद्योग, मनका उद्योग, मृदभांड उद्योग। इस सभ्यता की जो पहली शर्त है, यानी नगरीय सभ्यता होने की जो पहली शर्त क्या है, वहां पे व्यापार एवं व्यवसाय हो। और हम लोग देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में ढेर सारे व्यवसाय हैं। इनके व्यापार भी देशों विदेशों से होते थे। हमें इसका भी साक्ष्य मिलता है कि ये व्यापार करते थे। कई सारी मोहरें मिली हैं, यानी व्यापारिक साक्ष्य भी यहाँ से मिलता है कि स्थल से भी व्यापार करते थे और जल से भी व्यापार करते थे। औद्योगिक साक्ष्य भी यहाँ पे ढेर सारे उद्योगों के साक्ष्य हम लोगों के मिलते हैं। तो नगरीय सभ्यता होने का पहला शर्त क्या है कि उस सभ्यता में व्यापार एवं व्यवसाय होने चाहिए। और इसके लिए व्यापार एवं व्यवसाय होगा तो इनके नाप तोल की इकाई भी होनी चाहिए। तो नाप तोल की इकाई की बात किया जाए तो हमने बताया था कि ये बाटों का प्रचलन था, बाट यहाँ पे थे। नाप के लिए स्केल भी था, यानी नाप तोल की इकाई भी यहाँ पे पाई जाती। अब हम लोग आते हैं दूसरा शर्त। दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त है पेशेवर वर्ग होने चाहिए। यहाँ पे पेशेवर वर्ग होने चाहिए। जब हड़प्पा सभ्यता में आते हैं तो हम देखते हैं कि कई सारे पेशेवर वर्गों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे कि पेशेवर वर्गों के लिए श्रमिक आवास। हम लोग पढ़ रहे थे श्रमिक आवास, मैंने बताया था कि किलों के सामने श्रमिक आवास बने होते थे। ये छोटे छोटे आवास होते थे जो श्रमिकों के लिए थे। तो एक पेशा कौन थे? श्रमिक कार्य करने वाले पेशे वर्ग लोग थे। उसके बाद विशाल भवन की भी साक्ष्य मिलता है, जहां पे कई सारे बड़े भवन मिलते हैं जिसमें कुछ प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते थे। तो विशाल भवन के भी साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं जो यह तय करते हैं कि यहाँ पे कुछ पेशे वर्ग लोग रहते थे। यानी दूसरी जो शर्तें हैं नगरीय सभ्यता होने के लिए वह भी हड़प्पा सभ्यता से पूरा होता है पेशे वर्ग के रूप में। तीसरा जो शर्त है किसी भी सभ्यता को नगरीय होने के लिए वह शर्त है यहाँ पे टैक्स प्रणाली हो, कर व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी कर व्यवस्था। और कर व्यवस्था का साक्ष्य हमें यहां से मिलता है हड़प्पा सभ्यता से अन्नागार के रूप में। हम लोग देख रहे थे कि वहां पे ग्रेनियर था, अन्नागार था। और अन्नागार में इतने अन्न टैक्स के रूप में आते थे कि बड़े अन्नागार बनाए जाते थे, उसमें रखा जाता था। यानी कि टैक्स के रूप में वसूला गया अनाज कहाँ रखा जाता था? अन्नागार। यानी अन्नागार इस बात का प्रमाण है कि वहां पे अच्छी कर प्रणाली थी, अच्छी टैक्स व्यवस्था थी, जिस वजह से वहां पे अन्नागार के साक्ष्य पाए गए। अन्नागार का साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से भी मिलता है, अन्नागार का साक्ष्य हमें हड़प्पा से भी मिलता है, जो इस बात का प्रमाण है कि उस सभ्यता में जो टैक्स प्रणाली थी बहुत ही अच्छी टैक्स व्यवस्था पाई गई। इज दैट क्लियर यहाँ तक?
अब हम लोग आते हैं अगले शर्तों के ऊपर। अगला शर्त होगा कि यदि कोई नगरीय सभ्यता होना है, नगरीय सभ्यता के लिए जो अगली शर्त होगी वह होगा वर्ग विभाजन, यानी कि उस समाज में अलग अलग वर्ग के लोग हो। तो चौथा शर्त क्या होगा? वर्ग विभाजन। चौथा शर्त होगा वर्ग विभाजन। जब हम हड़प्पा सभ्यता में जाते हैं तो यहाँ पे जब हम लोग सामाजिक स्थिति को पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे बताया था कि सामाजिक स्थिति में हड़प्पा सभ्यता में कई सारे वर्ग प्राप्त होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ऐसा वर्ग मिलता है जो बौद्धिक श्रम के द्वारा अपना जीवन यापन करता है, जिसे बोला गया बौद्धिक वर्ग। दूसरा वर्ग होता है योद्धा वर्ग, योद्धा वर्ग की प्राप्ति होती है। तीसरा उत्पादक वर्ग की भी प्राप्ति होती है, उत्पादक वर्ग। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे समाज कई वर्गों में बटा हुआ था, यानी समाज में वर्ग विभाजन पाया जाता है। अलग अलग लोग अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं। जो नगरीय सभ्यता होने के लिए ये जो शर्त है यह हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से पूरा कर रहा है। हड़प्पा सभ्यता में भी कई सारे वर्ग प्राप्त होते हैं। और चौथा, पांचवा और आखिरी जो शर्त है वह है जनसंख्या का माइग्रेशन या पारगमन। नगरीय सभ्यता होने के लिए जनसंख्या का पारगमन होना भी कंपलसरी माना जाता है। तो पांचवा नंबर हो जाएगा जनसंख्या का पारगमन या माइग्रेशन। अब माइग्रेशन का साक्ष्य क्या मिलता है? जब हम जनसंख्या के पारगमन का मतलब होता है कि जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाए, ये होता है माइग्रेशन का मतलब। और हमें हड़प्पा सभ्यता के कई स्थानों से विदेशियों का भी दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। यानी कि यह लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ लोग यानी कुछ दूसरे विदेशी हड़प्पा सभ्यता में आए, फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग भी दूसरी जगहों पे गए। यानी विदेशों में अगर हम जाए तो हमें पता है मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया के सभ्यता से वहां के जो कब्र खोदे गए तो वहां से हड़प्पा सभ्यता के लोगों के अवशेष पाए गए। तो यह पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करने के उद्देश्य से या फिर जो है कि व्यवसाय करने के उद्देश्य से दूसरे सभ्यताओं में गए। दूसरे सभ्यताओं के लोग भी व्यापार और व्यवसाय के उद्देश्य से हमारी हड़प्पा सभ्यता में आए, यानी जनसंख्या का पारगमन बना रहा। तो ये जो पांचवा शर्त है इस शर्त को भी पूरा करता है। और इसका क्या जो है कि इसको अगर लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इस सभ्यता से विदेशियों के दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिलता है। दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है, जिससे यह पता चलता है कि दूसरे देश के लोग हमारे इस जो है कि हड़प्पा सभ्यता में आए। यानी ये जो पांचों शर्तें हैं जो किसी भी नगरीय सभ्यता होने के लिए आवश्यक है, तो ये पांचों शर्तें हड़प्पा सभ्यता पूरा करता है। और इन पांचों शर्तों को पूरा करने वाला भारत का ये पहला सभ्यता था, इसलिए इसे भारत में प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। नीचे आप लोग लिखेंगे कि नगरीय सभ्यता होने के लिए उपरोक्त सभी शर्तों को हड़प्पा सभ्यता पूरा करता है। इसलिए इसे नगरीय सभ्यता कहा गया। चूंकि यह भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता बनता है, क्योंकि यह भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता बनता है, जो भारत में पहली बार हुआ था। इसलिए इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। ठीक, यानी प्रथम नगरीय क्रांति कहने के कारण आप लोगों को स्पष्ट हुआ, क्योंकि यह भारत की पहली ऐसी सभ्यता थी जो नगर होने के लिए सारे शर्तों को पूरी की।
इस वजह से इसे प्रथम नगरीय क्रांति का, और इस शब्द का इस्तेमाल किया गार्डन चाइल्ड ने। ध्यान रखें, प्रथम नगरीय क्रांति शब्द, प्रथम, इसे ऊपर लिख लीजिए आप लोग, प्रथम नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग गार्डन चाइल्ड ने किया। इसे आप लोग लिख लीजिए कि प्रथम नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? गार्डन चाइल्ड ने किया। तो ये रहा हड़प्पा सभ्यता, आज समाप्त हो गया हड़प्पा सभ्यता।